नमस्कार। स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए साझा करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी या अन्य स्टेट एग्जाम पीएससी या यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैक्सिमम बच्चे घटना चक्र के बारे में जानते होंगे। घटना चक्र से तैयारी करते हैं जो पुनरावलोकन का है। तो अभी हाल ही का 2026 का जो घटना चक्र है उसको हम टारगेट बना के आज से पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज जारी करने जा रहे हैं। तो ये आपको इससे ये एनालिसिस करने के लिए मिलेगा और एमसीक्यू से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी, क्योंकि ये जो कंटेंट है बहुत ही ऑथेंटिक रहता है। तो बहुत से बच्चे जो प्रीलिम्स निकालते हैं या बहुत सारे एसएससी सीजीएल है एग्जाम है, जीएस का पोर्शन अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है हाल के नोटिफिकेशन को देखते हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पीवाईक्यू है वो बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, यानी हर एक एग्जाम के लेवल को कवर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमें सीरीज के माध्यम से, ये पॉलिटी घटना चक्र की सीरीज के माध्यम से कवर करना है। तो आइए हम लोग आज घटना चक्र का जो पहला लेक्चर है, भारत की संविधान सभा का निर्माण व प्रक्रिया से संबंधित, तो उससे संबंधित क्या है हम टॉपिक करेंगे। ओके, तो आज के आपके सामने आज का प्रश्न कोश देखिए, इसका पहले ही प्रश्न कोश है, ये शामिल करता है। तो आज का क्वेश्चन मैं लगा के रखा हूं, हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपके लिए कोशिश करूंगा कि पर डे पॉलिटिकल लेक्चर मिले और आपके जो एमसीक्यू हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ओके, तो स्वराज्य पार्टी ने 1934 में किया था, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था, मुस्लिम लीग पार्टी ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। आपके सामने चार ऑप्शन है, क्योंकि आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर नंबर ए होगा। स्वराज्य पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ओके, मतलब कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, ये स्वराज्य पार्टी ने। जैसे कि इसमें आंसर भी लिखा रहता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मई 1934 में, आपको जगह का भी पता चल जाएगा। मई 1934 में कहां पे, ये रांची में। कब? मई में। ओके, स्वराज्य पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। यानी जो वयस्क मताधिकार है उसके आधार पर इन्होंने कहा कि संविधान की सभा का जो चयन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय प्रतिनिधियों की होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में भारत में किसने संविधान निर्माती संविधान का विचार प्रस्तुत किया। ओके, सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया था एमएन राय ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आप इन ऑप्शन को बताइएगा। ए ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन एमएन राय। ओके, आपका दूसरा ऑप्शन कौन सा है? हाँ, तीसरा ऑप्शन एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार आया वो एमएन राय के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा? एमएन राय के द्वारा। कब रखा गया? 1934 में ही। ओके, तो आपका पहला आंसर क्या हो जाता है? नंबर ए आंसर हो जाता है, एमएन राय। 1934 में ही इन्होंने रखा था। 1933 में ही भारतीय संविधान निर्माती सभा का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया था? एमएन राय ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, यूपीपीएससी 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ओके, साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया, ये याद रखना।
साइमन कमीशन 1928 में दिल्ली में पहुंचा, ठीक है, और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो यदि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन आया था, इसके लिए कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के माध्यम से ही हमने संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार रखा है। लेकिन इससे पहले जो क्रिप्स मिशन आया था, सबसे पहले विचार रखने का कौन आया था? ये डेलीगेशन मिशन है। यदि कैबिनेट मिशन लिखा होता तो आप आंसर दे सकते थे। चूंकि ये क्रिप्स मिशन लिखा है 1942 में, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में संविधान, अगस्त प्रस्ताव जो था 1940 का, उसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था जवाहरलाल नेहरू की, है ना। और क्योंकि 1938 में उन्होंने सबसे उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया था कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन है वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, उसमें भारतीय हस्तक्षेप नहीं होगा और बस मताधिकार के आधार पर हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, तो क्रिप्स मिशन की संस्तुति को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, तो इसलिए क्रिप्स मिशन को क्या हुआ, वापस भेज दिया गया। ओके, फिर इसके जगह कैबिनेट मिशन आया, उसके ही आधार पर संविधान सभा द्वारा का निर्माण किया गया। लेकिन इसमें लिखा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था क्रिप्स मिशन ने। ओके, तो यहाँ पे एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? द्वितीय विश्व युद्ध की बात, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन आया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट योजना मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को, प्रत्येक जो प्रांत था, जो ब्रिटिश प्रांत थे, आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि, मतलब एक प्रतिनिधि 8 लाख की संख्या पर, 12 लाख की, 15 लाख व्यक्तियों पे 10 लाख, तो 10 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। ओके, ये लिखा हुआ है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन कैबिनेट मिशन में का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और विलियम बोर्ड। तो आप पैक को ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक है, ये इस ट्रिक के माध्यम से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिक कौन सी है? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ओके, क्रिप्स याद रखेंगे सी से, तब भी याद हो जाएगा। तो विलियम बोर्ड इसके सदस्य नहीं थे, और इसमें पैथिक लॉरेंस क्या थे? इसके ये अध्यक्ष थे। ओके, देखते हैं नीचे, हाँ, स्टैफोर्ड क्रिप्स देखिए, हाँ, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। ओके, तो और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। यदि आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आगे आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? इस बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस समय। ओके, और एवी अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट देखिए, भारत संविधान सभा का गठन किया गया किसके अंतर्गत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत। ये याद रखते जाना कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि डेट याद रखोगे तो आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अगला क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो ये संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूपीपीएससी लोअर क्वेश्चन आया है, 1946 में अंतिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ठीक है, तो इसके उपसभापति के बारे में पूछा जाए तो कार्यपालिका परिषद के तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? उपसभापति। किसके? अंतिम कार्यपालिका की परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतिम सरकार का जब गठन हुआ तो इनको प्रधानमंत्री ही बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 24 अगस्त 1946 को
अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था से की गई कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। ठीक है, देखो जो वायसराय था वो कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। ओके, वायसराय, ये कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष कौन था? वायसराय। ठीक है, तो 1946 में घोषणा कब हुई इसकी? 24 अगस्त 1946 में उन्होंने कहा कि हम 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार जो होती है वो कार्यभार संभाल लेगी। तो जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष व उपसभापति बनाया गया था। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है कि उपसभापति व उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, किसका? कार्यपालिका परिषद का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ओके, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम, राजगोपालाचारी। ये देखो अगस्त 1946 की बात हो रही है, प्रथम अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो उसका सदस्य कौन नहीं था? तो डॉक्टर जगजीवन राम तो इसमें मंत्री बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ओके, तो कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राजगोपालाचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम थे, राजगोपालाचारी थे। ओके, कैबिनेट मिशन योजना का आधार 24 अगस्त 1946 की घोषणा के बाद 2 सितंबर, देखो इसमें किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई और नवनिर्वाचित संविधान सभा का गठन अंतिम सरकार का 2 सितंबर 1946 को किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्री थे। ओके, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य ही नहीं थे। तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। वैसे कथन और कारण दोनों सही है ना? तो इसका आंसर क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन कथन और कारण दोनों कैसे हैं? सही हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ओके, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा, उन्होंने कहा था कि जो कार्यकारी परिषद है, हिंदू परिषद है, हिंदू परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या कैसी है? बराबर है, तो उनका बंटवारा नहीं होगा। तो ये विचार दोनों हैं, लेकिन इनका स्पष्टीकरण सही नहीं बताता है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण है क्या है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसका स्पष्टीकरण है, देखिए यहाँ पे, अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कविल्ड बेवल वायसराय बना। उसका पूरा नाम क्या था? अक्टूबर, ये कब बना? अक्टूबर 1943 में। तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। यानी जो भारत के संविधान में गतिरोध यानी कुछ अवरोध उत्पन्न हुए, तो उसको दूर करने के लिए मई गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की। किसके संबंध में? भारतीय प्रशासन के संबंध। किससे बात की? ब्रिटिश सरकार से। किसने बात की? बेबेल के द्वारा। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। अब भाई बेबेल योजना की बात की जाए तो जून 1945 में। ओके, बेबेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर, किसको? कमांडर इन चीफ व वायसराय को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना था। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाएगा कि जो कार्यकारी बेबेल प्रस्ताव के अनुरूप जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें हिंदू मुस्लिमों की संख्या समान थी, इससे उनका बंटवारा ना हो, और इसमें कमांडर वायसराय व कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना शामिल था। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसको शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल किए गए। बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था,
भारत को उद्देश्य क्या था इनका? राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसके यही उद्देश्य थे। मतलब उद्देश्य बंटवारा ना हो, उद्देश्य था कि गतिरोध पैदा जो राजनीति में हो रहा है वो ना हो, भारत का पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़े और संवैधानिक गतिरोध। हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, मतलब इनका जो उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम योग्यता को दृढ़ करना नहीं था। ओके, जबकि हमारे स्पष्टीकरण में लिखा है जिससे भारत का विभाजन रुक सके, अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है आपका? कथन जो सत्य है और कारण कैसा है? गलत है। देखिए, हाँ, कारण, कथन तो सत्य है, हाँ, कथन और कारण दोनों सही हैं। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं। ये भाई इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सके, तो इन्हें बंटवारा से कोई मतलब नहीं था कि बंटवारा तो होना ही था, लेकिन इनका विचार था कि हिंदू मुस्लिम संख्या समान हो, भारत की एकता को बढ़ाना इनका उद्देश्य नहीं था। ओके, तो इसका कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है, इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। देखिए, पूर्णतः वयस्क मताधिकार पर आधारित थी ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। देखो, संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से तो कार्य किया था। इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर पूर्णतः वयस्क मताधिकार नहीं था, क्योंकि इसमें रियासतों के जो राजा थे उनके द्वारा क्या किया गया, कुछ जो मान के चलिए 93 सीटें थी संविधान सभा में, ठीक है, उनको रियासतों के राजाओं के द्वारा, प्रमुखों के द्वारा नियुक्त किया जाना था। तो हम पूर्णतः ये क्या कहें कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो पहला आंसर गलत हो जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, चूंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन मतदान नहीं होना था और ये सदस्यों के द्वारा ही चुनी गई, तो ये भी गलत है। बहुदलीय निकाय थी, तो आपका आंसर वैसे 3 और 4 सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओके, तो इसका आंसर क्या है? 3 और 4। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। किसका विधानसभाओं का उपयोग? राज्यों की विधानसभाओं का। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। चूंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन तब होता है जब सभी जो मतदाता हैं, सभी लोग हैं, निर्वाचन में भाग लें उस राज्य के, उस देश के, तो उसको वयस्क मताधिकार कह सकते हैं। लेकिन इनमें जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विधानमंडल के रूप में किया गया और संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के, देखो अनेक दल हैं, संविधान सभा के अनेक दल लोग शामिल थे, इसलिए ये कैसी थी? बहुदलीय थी। संविधान सभा कैसी थी? बहुदलीय। ओके, सभा ने अपने कार्यों के संचालन के लिए अनेक छोटी बड़ी समितियों का निर्माण भी किया था। ठीक है, अभी समितियों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका आंसर, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम भी नहीं थी, और बहुदलीय निकाय थी, क्योंकि बहुत सारे दलों ने भाग लिया और बहुत समितियों के माध्यम से इन्होंने क्या किया? शासन किया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, मतलब तो ये तो ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं, यह गलत है, क्योंकि ये बहुदलीय संरचना है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और डी आपका सही आंसर होता है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं, ए और डी इसका सही आंसर होता है। तो ए और डी आपका सही है। व्याख्या ऊपर के प्रश्न में पढ़ ली है हमने, उसको पढ़ लेना। ओके, संविधान सभा के बारे में
गलत कथन कौन है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, ये तो सही है। प्रारूप समिति सबसे बड़ी समिति थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, ये भी सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ, ये तो गलत है। इसकी चुनाव जो कि 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, जो चुनाव प्रक्रिया। अब आप यह देखो, ये संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार कैसा था? सीमित था। मताधिकार व्यक्ति उन्होंने भाग लिया संविधान सभा के निर्वाचन में जिनके पास संपत्ति हो, शैक्षणिक योग्यता हो, उसके आधार पर सीमित था। मताधिकार कैसा है? सभी को यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। देखो ये यूनिवर्सल लिखा है यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये नहीं था, ये सीमित मताधिकार के आधार पर थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। ठीक है, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार कारण ये मताधिकार सीमित था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 6वीं अनुसूची के द्वारा। 3 चीजें याद रखना, एक तो टैक्स, एक वेल्थ और एक एजुकेशन। ठीक है, तो ये बेट से याद रखोगे तब भी आ जाएगा, बेट से। ये आपका वेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, टैक्स, इसके आधार पर। ओके, तो इसका आंसर गलत कौन सा है? सी, सी गलत है। ओके, तो आपका सही होना चाहिए, उसका गलत है सेंटेंस का, वो पूछ रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, देखो यहाँ लिखा है, सब वही लिख दिया है इन्होंने डिस्क्रिप्शन में, आप इसको पढ़ लेना। ओके, संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। किसको? प्रारूप तैयार, संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। ओके, संविधान सभा के सदस्यों के बारे में पूरा, ना तो ये ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थे, ना गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा इनको चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, ये भी गलत है। तो इसका आंसर आपका क्या है? सी, ये प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। व्याख्या ऊपर है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, ये तो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, ये भी गलत है। यही तो है, प्रांतीय सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसको देख लेना। आंसर सी आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता के द्वारा नहीं हुआ और प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा हुआ, प्रांतीय सभा द्वारा हुआ। तो देखो, संविधान सभा के शासकों के नामांकन के द्वारा सभी तो चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा ही इसका चुनाव हुआ। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब एक दो बातें होती हैं, एक तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में, एक अस्थायी। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और दूसरा हुआ था इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब इसमें जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो ये फ्रांस की परंपरा पर आधारित था। किसकी? फ्रांस की, क्योंकि उसमें सीनियर सदस्य को लिया गया, तो यहाँ भी सीनियर सदस्य को इस सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। कैसा? अस्थायी हो। ये अध्यक्ष स्थायी जो बना 13 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। किसको बनाया था? राजेंद्र प्रसाद को। ओके, तो स्थायी अध्यक्ष आपके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, 9 दिसंबर को ये लिखा है, आप पढ़ लीजिए इसको। हाँ, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, प्रथम बैठक की बोले तो डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी। ओके, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, तो ये भी किसका आएगा? सच्चिदानंद, क्योंकि पहले इन्होंने की थी। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे?
संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का बोला जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ही थे ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में अब जो पॉइंट आ गया, तो ये क्वेश्चन देखो घुमा दिया। पहले तो संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के तो ये अध्यक्ष भी आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही थे। ओके, यदि आपसे स्वतंत्र भारत का पूछा जाए या तो स्थायी पूछा जाए तो ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति, संविधान सभा ने 2 उपसभापति को नियुक्त किया था। प्रथम नियुक्त किया था एच.सी. मुखर्जी को, ये फर्स्ट थे उपसभापति, ये सेकंड थे, सॉरी ये टी.टी. नहीं थे, ये वी.टी. कृष्णामाचारी थे, ये सेकंड थे। ओके, ये दूसरे थे। नेक्स्ट देखिए, 9 दिसंबर, हाँ इसका आंसर क्या है? उपसभापति, प्रथम मनोनीत उपसभापति। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति, हाँ क्या था? देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टी.टी. कृष्णामाचारी, पहले मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ओके, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति टी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। ओके, तो इसका डी आंसर सही होगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत, यहाँ पे उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ओके, ये देखिए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति, ये दिखा है अस्थायी, उपसभापति व उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। उन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। ओके, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। तो यदि अस्थायी पूछा जाए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत, ठीक है, तो प्रथम मनोनीत किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इनको मनोनीत किया गया था। ओके, तो इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, तो इसकी स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। ओके, आंसर क्या है? 9 दिसंबर, जो पहली बैठक थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो यही 9 दिसंबर 1946 को। आप संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1946 में, जब वो पहली बैठक हुई तो वही आंसर आएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये भी 9 दिसंबर 1946 को ही आना चाहिए और आएगा भी, ठीक है, देख लीजिए। 25 क्वेश्चन हो गए हैं हम लोग के। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो ये भी आपका क्या था? वही जो 9 दिसंबर। अब पहली बैठक, ये भी आप जानते हैं, पहली बैठक कब हुई? ये भी 9 दिसंबर को हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान, एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है, संविधान देने का प्रस्ताव। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ, जो उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान का, तो कहा जाए ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, और ठीक है, प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, लेकिन जो प्रस्ताव लाया गया था वो 13 दिसंबर 1946 में लाया गया था, ठीक है। अब देखिए 22 दिसंबर को संविधान सभा द्वारा
भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान की जो प्रस्तावना बनी है, जो संविधान की कुंजी कहलाती है, प्रस्तावना बनी, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए, आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बन गया। ठीक है, तो ये याद रखना, ये पूछ लेता है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऊपर से ही तो क्लियर हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये भी जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, बिल्कुल असर था संविधान के निर्माण पर। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, जो प्रस्तावना है एकदम करती है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। हाँ, भारत के लोगों के द्वारा ही आदेशित करने से तो ही संविधान सभा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य के मुखिया को, ये क्वेश्चन कहां से सेंटेंस आ गया भाई? राज्य के मुखिया को संविधान सभा में, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये तो बिल्कुल बात है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, जैसे कि सीएम पीएम हुआ। तो इसमें कूट क्या है? सभी चारों आंसर है या ए? आपका 1 2 3 है, 4 नहीं है। ठीक है, ये संविधान सभा से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद व विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है। देखिए, ये भी सही है, जो राज्य का मुखिया होता है, जो राज्य, यहाँ राज्य संबंध में स्टेट को नहीं लिया गया है, राज्य संबंध में हमारे जो देश है, हमारा देश भारत है, उसके संबंध में राज्य की बात की गई है। और राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो गणतंत्रात्मक होता है और लोगों के द्वारा निर्वाचित ना होकर ये अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो ये आपके 1 2 3 ये सभी 4 सही हैं, बाकी सभी चारों क्वेश्चन, चौथा जो डी है वो गलत है। ठीक है, देख के चलिए। डी, राज्य के मुखिया के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप लिखा होता तो यहाँ पे आंसर आ जाता। ओके, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ठीक है, तो 12 अधिवेशन हुए कुल। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि 165 दिन रही। 11वें अधिवेशन की अंतिम दिन यानी 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशन को अतिरिक्त सभा पुनः फरवरी, ये देखो क्वेश्चन याद रखना, 24 जनवरी 1950 को सम्मेलित हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान के हस्ताक्षर किए गए। यह निकटतम 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। ओके, जब 24 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। तो अंतिम रूप से, वैसे तो अधिवेशन 11 हुए थे, लेकिन जब अंतिम सम्मेलित हुई 24 जनवरी को ये इकट्ठा हुई संविधान सभा, तो उस दिन को इन्होंने गणना कर लिया, तो अब ये 11 + 12 हो गए, क्योंकि इस दिन संविधान सभा पर 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से अनुमोदन किया या हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950, अभी तो पढ़े हैं। संविधान, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ओके, 2 वर्ष 18 दिन याद रखना, 11 दिन। आप ऐसे 211 18 ऐसे याद भी रख सकते हो, मोबाइल नंबर जैसे, जैसे भी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
हाँ, सूची एक्स को सूची वाई से मिलाना है और आंसर देना है। ठीक है, पहले आंसर। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात बोला जाए तो अभी हमने पढ़ा था, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य बोला जाए तो ये के एम मुंशी थे। तो यानी बी का आपका 3 हो गया। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ये देखो डी का तो क्या हो गया आपका, जवाहरलाल नेहरू। ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बोला जाए तो ये एच सी मुखर्जी हो गया। ठीक है, तो प्रारूप समिति की मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी हो गया, तो पहले का चौथा हो गया, और डी का बी दूसरा हो गया। तो डी का दूसरा देखते हैं, डी का दूसरा एक में ही आ रहा है तो आप बिना देखे लगा सकते हो आंसर। ओके, तो इसमें देखिए डी का दूसरा, और सी का कौन सा है? सी का चौथा है, सी का सॉरी पहला है, हम लोग सी देख रहे हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा। सी का पहला है, यानी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे बीटी कृष्णमाचारी, और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं बन जाएगा, के एम मुंशी। के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति में, और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। तो ये आप देख लेना। हाँ, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष थे। तो इसमें स्थायी पहले उपाध्यक्ष, देखो इसमें 2 बार क्या है, जब स्थायी मीटिंग हुई 11-13 दिसंबर को, तो उस समय भी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी जो अध्यक्ष बने थे वो 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को बने थे। ओके, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फिर इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, बी एन राव सही आंसर है, के एम मुंशी नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये आपके देखिए स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, उनमें से स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। के एम मुंशी एकमात्र ऐसे प्रारूप समिति में सदस्य थे जो कांग्रेसी थे। मूलतः कैसे थे? कांग्रेसी थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उनका नाम है बी एन राव का बेनेगल नरसिंह राव, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा। मूलतः जो कच्चा चिट्ठा है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, है ना। देखो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार व परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया, और बी एन राव के मूलतः प्रारूप में 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। ओके, ये भी पूछा जा सकता है कितने अनुच्छेद थे? 243, अनुसूचियां 13 थी। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तृतीय वाचन कब शुरू हुआ था? अब देखो ये वाचन है, 3 वाचन हुए थे। एक तो 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1948 को, ठीक है, और 25 नवंबर। तो ये 14 नवंबर 1948 को आपका इसमें स्टार लगा हुआ है भाई। इसमें क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, जो कि इस अतः प्रश्न में सभी गलत हैं। तो ये 17 नवंबर से कब चला? 1949 में ही हुआ, और ये 26 नवंबर, यानी कितने दिन चला? तीसरा सबसे कम चला था 1949 में। 17 से 26 ये कितने दिन हो गए? 3 दिन, 9 दिन, 9 दिन ही चला। तृतीय वाचन कितने दिन चला? 3 दिन। याद, भारत संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया था, तो ये पूर्ण रूप से उसी दिन आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, भारतीय संविधान की उद्देश्य का में उल्लेख किया गया है, आप देख लेना। ओके, क्वेश्चन अभी बहुत हैं।
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। चलिए देख लेते हैं इसको। भारतीय संविधान सभा की उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि 26 जनवरी नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियम व आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने, उसको अंतिम रूप देने की अंतिम तारीख वही है 26 जनवरी नवंबर 1949। इस दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद व अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष भाग को गणतंत्र जब हुआ 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। अर्थात संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। ओके, नेक्स्ट देखिए। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत किया जाए तो ये 26 जनवरी 1949 आएगा। संविधान किस तिथि को अपनाया? तो ये 26 नवंबर 1949 ही आएगा। संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू तो 26 जनवरी 1950 से हुआ, है ना। जब हमारा देश गणतंत्र बना तो 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया। ओके, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये भी सही बात है, यही है। एक शुभ दिन था, ऐसा नहीं था। ये सही है आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए। इसमें लाहौर अधिवेशन की बात हुई है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प किया और आजादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले हमने 26 जनवरी 1950 1929 दिसंबर 1929 मतलब मध्य रात्रि के दिन हमने यहाँ झंडा फहराया था रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, तो उसी याद को ताजा करने के लिए इन्होंने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये अभी से मनाया जाने लगा। ओके, 26 जनवरी से हम गणतंत्र देश हुआ। संविधान सभा को किसने अपनाया? भारतीय संसद द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा नहीं, संविधान सभा द्वारा। ओके, तो इसका आंसर क्या है? बी। 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ओके, ना कि गवर्नर जनरल द्वारा, ना कि भारतीय संसद द्वारा और ना ही ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारत का संविधान अंगीकृत व अधिनियमित हुआ। अंगीकृत व अधिनियमन 26 जनवरी 1949 को हुआ। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, और कहाँ से हुआ भाई? और देखिए आप, तो इनका जो निर्वाचन हुआ वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, सबसे पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे संविधान सभा के, क्योंकि बंगाल उस समय पूर्वी पाकिस्तान था और इस समय विभाजन, अब बंगाल का फिर प्रांत हो गया 1926। देखो, वर्ष 1946 में जो संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव थे वहां से ये बंगाल से चुन लिए गए। कब? 1946 में। अब चूंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश कैसा हुआ? आजाद हो गया। तो जो बांग्लादेश का भाग था, बंगाल था, वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो वहां से अब इन्होंने सीट इनकी तो चली गई, पाकिस्तान में चली गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सीट। अब इन्होंने जो बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय क्षेत्र की एक सीट थी, वहां पे कांग्रेस ने अगरकर नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, एम आर जयकर, कांग्रेस के एम आर जयकर से त्यागपत्र दिलाया और इनको क्या किया? वहां से उपचुनाव में खड़ा करवाया। तो उपचुनाव से ये पूना संसदीय सीट से यानी बम्बई प्रेसिडेंसी की सीट से चुनकर कहां पर पहुंचे? संविधान सभा में पहुंचे। ओके, तो इस तरह से आप देख लेना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म व मृत्यु कब हुआ था? तो जन्म व मृत्यु की बात बोला जाए तो 1891 में, 1956 में इनकी
मौत हो गई थी। ओके, 1891 में जन्म हुआ था। और लिखा है 14 अप्रैल को हम इनकी जयंती मनाते हैं और 6 दिसंबर को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। और ये महू मध्य प्रदेश यानी इंदौर में इनका जन्म हुआ, महू उस समय। ओके, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के प्रारूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों व भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। ठीक है, तो ये कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नवंबर दिसंबर में 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3, 1930। ओके, तो जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और महात्मा गांधी ने दूसरे में। ओके, तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तीसरे और अंतिम में। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के जो सूबे थे और प्रांत थे और भारतीय रियासतों की एक संघ पर ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। और 21 के अंतर्गत 1935 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर्गत एक ब्रिटिश भारत के जो सूबे थे और रियासतें थी एक संघ, उन दोनों का फेडरेशन बनाने के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन हुआ। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसको ये गृहीत संविधान कहा जाता है। ठीक है, देखो गृहीत संविधान भी कहा जाता है, वैसे कथन व कारण दोनों स्पष्टीकरण सही है, लेकिन इसका देखो जो स्पष्टीकरण है वो कैसा है, गलत है। जो कारण है वो गलत है। इसको गृहीत संविधान नहीं कहा जा सकता है। भारत का संविधान देश की, लेकिन ये आलोचकों ने तो कहा है गृहीत संविधान। तो इसमें समझिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। ओके, दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य व विचार ग्रहण किए गए, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जा सकता है। देखो कहा जाता है। इस प्रकार कथन व कारण दोनों सही हैं, परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है, तो कथन व कारण तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोनों सत्य हैं लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है उसका। ओके, नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो ये जो बात की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, किसने? सॉरी, मौलाना आजाद ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये जो बात कही मौलाना आजाद ने कही। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया। ठीक है, तो 15 वर्षों को स्थगित करने की वकालत की थी वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, लेकिन अपनाने किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व जवाहरलाल नेहरू ने इसको समर्थन दिया था। तो इस समर्थन के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब 15 वर्ष यानी 15 वर्ष का जो व्यक्ति है वो वोट दे सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका विरोध किया। ओके, वो इसके पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी कह के गए थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमारा क्वेश्चन हो गए हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। यानी हमने 57 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो भारतीय संविधान सभा से संबंधित थे। ओके, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजाज चीज है। इनमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। ओके, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो ये कथन किसका है? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष व भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय उनके वक्तव्य का अंश है। तो भाई एक बार और पढ़ लीजिए इस कथन को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उन्होंने कहा कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। मतलब संविधान कैसा है? मशीन है, इसमें वे लोग जान फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। यानी संविधान का नियंत्रण कौन करती है? हमारी संसद। संसद के जो सदस्य हैं, संसद की सदस्य समितियों के द्वारा, जो हमारी कैबिनेट संसद है, कैबिनेट परिषद यानी मंत्री परिषद के द्वारा इस पर नियंत्रण करती है। तो यही इसमें जान फूंकती है। ये निर्जीव दस्तावेज इन्होंने कहा, लेकिन वे लोग जान फूंकते हैं जो इन पर नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ओके, तो ये राजेंद्र प्रसाद का कथन है। कथन आ जाते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में। मैं अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है भाई? यह कथन है अलेक्जेंड्रो आइवर जेनिंग्स का। अलेक्जेंड्रो बिच, मॉरिस जोन्स, हार्डग्रेव जूनियर, आइवर जेनिंग्स। तो ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। ओके, क्या कहा? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों व भावनाओं के महत्व को कम, यानी अल्पसंख्यक के भावनाओं हितों की को कम करने की बात की जाए तो ये आइवर जेनिंग्स का कथन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। किसने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? तो ये ऑस्टिन का कथन है, ग्रैनविल ऑस्टिन जी का कथन है, जो पद्म भूषण दिया गया था इनको पुरस्कार। और ये संविधान सभा के विशेषज्ञ, जाने माने विशेषज्ञ थे। महिलाओं की बात की जाए भारतीय संविधान सभा में तो कुल 15 महिलाएं थी। यदि एसटी सदस्यों की बात की जाए तो 33 सदस्य थे। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो हमारे क्वेश्चन सभी हो गए हैं। और यदि आप इस तरह का कंटेंट यानी इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए व लाइक कीजिए व शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग आगे का जो टॉपिक है, अब हमारा जो टॉपिक है क्या है? अब हमारा टॉपिक रहेगा समितियां, संविधान सभा की समितियां व उनके प्रमुख, है ना, उनके अध्यक्ष। इससे संबंधित कुछ नोट्स हैं और इन नोट्स के माध्यम से हम समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन अपने मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।